बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम के तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद शुजात शाहिद। जैसा कि आपको पता है मैं प्रीवियस भी आपको चैप्टर्स में लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहा। आज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड ईयर का एक और न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द टाइटल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताऊंगा कि आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे, हमने कौन कौन सी बेसिक बातों को अंडरस्टैंड करना है। अगर उन बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड ना किया जाए तो चैप्टर में मूव ऑन होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपके सामने खोला जाए, बताया जाए और आपको वो बातें बताई जाएं जिसको पढ़ने के बाद आपके लिए इस चैप्टर में चलना पहले से मजीद आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं स्टार्ट करता हूं। एक वर्ड होता है स्पेक्ट्रम और एक वर्ड होता है स्पेक्ट्रा। सबसे पहले तो हम इस बात को फोकस करते हैं कि स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा में क्या फर्क है। इस बात को बताने के लिए मैं आपको पहले यह बता देता हूं, स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम में वही फर्क है जो मोमेंटम और मोमेंटा में होता है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, मोमेंटम इज अ सिंगुलर। अगर मेरे पास एक से ज्यादा मोमेंटम को डिस्कस करने को कहा जाए, उस सूरत में मोमेंटम को मोमेंटम नहीं बल्कि मोमेंटा कॉल किया जाएगा। तो पता लगा मोमेंटम अगर सिंगुलर है तो मोमेंटा उसकी प्लूरल है। तो लाइकवाइज बोर्ड पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम इज अ सिंगुलर एंड स्पेक्ट्रा इज अ प्लूरल। तो इट मींस स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सिंगुलर और प्लूरल के अलावा। तो इट मींस जब तक मैं आपको स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा हमारा काम आगे नहीं चल सकता। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बोर्ड पे देखें, मैंने आपके सामने स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया कि स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या चीज है, स्पेक्ट्रम डिस्कस कैसे किया जाता है, स्पेक्ट्रम के अंदर मेजरमेंट कैसे होती है। इन चीजों को वन बाय वन करके मैंने 3 चीजों में कैटेगराइज किया। स्टूडेंट्स आप इस व्हाइट बोर्ड पे गौर से देख सकते हैं, मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया। स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली द नेम ऑफ द अरेंजमेंट और द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेडिएशंस और द लाइट जिनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाए। यानी मैं सिंपल वर्ड में आपके सामने ऐसे बोलूंगा, स्पेक्ट्रम लाइट या जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी कलेक्शन का नाम है, उनकी अरेंजमेंट का नाम है, जिसके अंदर इन चीजों को वेवलेंथ वाइज अरेंज किया जाता है, तरतीब दिया जाता है। इस पूरी की पूरी चीज को स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। तो स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली द नेम ऑफ द कलेक्शन और द अरेंजमेंट ऑफ द लाइट और द रेडिएशंस जिनको वेवलेंथ वाइज अरेंज करवाया जाता है। सेकंड नंबर पे गौर से देखें, मैंने आपके सामने लिखा स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रम को आप लोगों ने पढ़ा, स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद आप इसकी जो मेजरमेंट करेंगे, याद रखें स्पेक्ट्रम की मेजरमेंट करने के लिए आप जो भी पर्टिकुलर डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं आपने उसका नाम रखा स्पेक्ट्रोमीटर। लास्ट में स्टूडेंट देखें, मैंने वर्ड लिखा है स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोमीट्री, ये वो 3 मिलते जुलते पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रोमीट्री क्या चीज है, पहली बात आप क्लैरिफाई कर लें कि स्पेक्ट्रोमीट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। ये फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एटम के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं और एटम के साथ इंटरेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे इमिट होती हैं और कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। तो फिर इसको दोबारा आसान अल्फाज में देखते हैं। तो मैं आपको एक्चुअल में यह पॉइंट बताना चाह रहा हूं, स्पेक्ट्रोमीट्री फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि जितनी भी लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये एटम के साथ इंटरेक्शन कैसे करती हैं, ताकि हम आपको यह बता सकें
कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है या इमिट करवाया जा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन या इमिशन की स्टडी का मैंने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये 3 पॉइंट से बेटा इन तीनों पॉइंट्स को आपने वन बाई वन करके डेमोन्स्ट्रेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि बेटा आपके लिए काम आसान हो जाए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, ये जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं ना, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताई जाएगी डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के आर्टिकल में। लेकिन बेटा कुछ बातें ऐसी हैं जिसको बताए बगैर हमारा काम आगे नहीं चल सकता। यह बात अभी फिलहाल आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपने पास से एडिशनल आपको बताऊंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बेशुमार ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन। स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखें, जब तक मैं आपको क्वांटाइजेशन के बारे में नहीं बताऊंगा मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता। पहले आपको लर्न करना होगा कि क्वांटाइजेशन क्या चीज है, ये एग्जिस्ट कैसे करती है, और इसको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी के अंदर कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको एक आर्टिकल बोलूंगा जिसका नाम है क्वांटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैं आपको एक्चुअल में पॉइंट बताना चाहूंगा कि क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन को क्यों डिस्कस करते हैं, क्वांटाइजेशन के रूल कौन कौन से हैं। ये तीनों बातें अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हमारे लिए लेक्चर को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं, ये जो क्वांटाइजेशन है ना, इसके मजीद भी 3 नाम हैं। क्वांटाइज कहना, डिस्क्रीट कहना, डिसकंटीन्यूअस कहना, या सिंपल वर्ड में डिफरेंट कहना। इन चारों बातों का मतलब सेम है। लेट मी रिपीट अगेन, दोबारा सुन लें आप लोग। किसी भी क्वांटिटी के बारे में कहना कि कोई भी क्वांटिटी आपकी क्वांटाइज हो गई, किसी भी क्वांटिटी का क्वांटाइज होना, किसी भी क्वांटिटी का डिस्क्रीट होना, किसी भी क्वांटिटी का डिसकंटीन्यूअस होना, या किसी भी बॉडी का डिफरेंट वैल्यूज के अंदर एग्जिस्ट करना, इन चारों बातों में कोई फर्क नहीं है। तो पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्वांटाइजेशन इज अ प्योर क्वांटम मैकेनिकल टर्म। यह वो क्वांटम मैकेनिकल टर्म है जो कि आपको यह बताएगी कि इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में कोई सी 2 चीजें आपस में 100% आइडेंटिकल और इक्वल नहीं हो सकती। एंड दिस इज ऑल्सो द रूल ऑफ द नेचर। नेचर के रूल के अकॉर्डिंग और क्वांटाइजेशन के रूल के मुताबिक कोई सी 2 चीजें रिजेंबल कर सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन कोई सी 2 चीजें कभी भी याद रखें इक्वल और आइडेंटिकल नहीं हो सकती। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द क्वांटाइजेशन। यानी क्वांटाइजेशन का एक्चुअल में मतलब यह है, कोई भी चीज कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है, बल्कि वो डिस्क्रीट मैनर में एग्जिस्ट किया करती है। और इसी बात को मजीद ओपन किया जाए तो हम इसका मतलब यह निकाला करते हैं, क्वांटाइजेशन के बेसिक प्रिंसिपल के मुताबिक, क्वांटाइजेशन के बेसिक थीम के मुताबिक, दुनिया की कोई सी 2 चीजें जो जितनी ज्यादा रिजेंबल बेशक कर जाएं या सिमिलर हो जाएं, वो 2 चीजें कभी भी 100% इक्वल और आइडेंटिकल नहीं हो सकती, उनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए मेरे पास कम से कम 3 से 4 एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा तो आपके लिए क्वांटाइजेशन या डिसकंटिन्यूटी या डिस्क्रीट या डिफरेंट होने का मतलब बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। वो एग्जांपल अभी 1 बाय 1 करके मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझाता हूं। लिसन स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने हो सकता है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। बोहर का एटॉमिक मॉडल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल के तौर पे जाना पहचाना जाता है। बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही एप्लीकेबल है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स के नॉलेज में होगा, हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के केस में एक रेडियस को निकालने का फार्मूला पढ़ते हैं। वो फार्मूला है ये, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1।
आर एन को पढ़ते हैं nth रेडियस। R1 is the radius of the first orbit and n is the principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के नंबर को बताता है। स्टूडेंट्स फार्मूले को गौर से देखें, मैं आपको एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूं, इस यूनिवर्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्वांटाइज्ड हैं। मैं आपको अभी 3 एग्जांपल दूंगा। पहली एग्जांपल जरा देखें स्टूडेंट्स, गौर से देखें, अगर मैं फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1, तो क्या ख्याल है, R1 की वैल्यू बनेगी R1 के इक्वल आ गया। इधर 1 का स्केयर लेंगे 1 आ जाएगा। अगर मैं सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू को 2 लेता हूं, तो 2 पुट करें, 2 का स्केयर 4 होता है, तो R2 की वैल्यू आएगी 4 टाइम्स ऑफ R1। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, तो R3 की वैल्यू मेरे सामने बनेगी 9 टाइम्स ऑफ R1। स्टूडेंट्स इन तीनों चीजों को गौर से देखें, मैं जैसे जैसे n को वेरी करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मुझे बताएं, हर दफा हाइड्रोजन एटम के अंदर एग्जिस्ट करने वाले जो रेडियाई हैं उनकी आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? कैसे मुझे बताएं? फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का नाम है R1, तो नीचे वाले फार्मूले के मुताबिक सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस है R2 वो फर्स्ट वाले रेडियस के ऑर्बिट के 4 टाइम्स के इक्वल है। जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है वो पहले वाले ऑर्बिट के 9 टाइम्स के इक्वल है कि नहीं? तो मुझे बताएं, जैसे जैसे n को वेरी किया जाए, n को वेरी करने का मतलब है जैसे जैसे शेल को चेंज किया जाए, तो शेल को चेंज करने से n की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे जैसे n वेरी करता जाएगा तो क्या n के अंदर आने वाली वेरिएशन से रेडियाई की भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं? तो याद रखें, रेडियस के डिफरेंट वैल्यूज आने का मतलब है मैंने रेडियस को क्वांटाइज करवा दिया। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स गौर से देखें, एक और बड़ी मशहूर एग्जांपल है चार्ज के हवाले से। आपने ये एग्जांपल पढ़ी होगी मैट्रिक लेवल में, फर्स्ट ईयर में। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N स्टैंड फॉर इंटीजर, ये इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। Q स्टैंड फॉर टोटल चार्ज। स्टूडेंट्स गौर से देखें, अगर मैं इधर n को 1 पुट करूं, चार्ज का आंसर आएगा 1e, 2 पुट करूं तो आंसर आएगा 2e एंड सो ऑन। तो पता लगा इस फार्मूले के मुताबिक जब मैंने n को वेरी किया, n स्टैंड फॉर इंटीजर, ये इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैं जैसे जैसे n को वेरी करता जाऊंगा तो n के अंदर आने वाली वेरिएशन से आपके चार्जेस की डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। ये जो चार्जेस की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं कहूंगा कि मैंने चार्ज को भी क्या कर दिया, क्वांटाइज कर लिया। तो बेटा ये 2-3 एग्जांपल थी। इन एग्जांपल से एक्चुअल में मैंने आपको यह बात बताने की कोशिश की कि याद रखें, इस दुनिया में किसी भी क्वांटिटी को जब डिस्कस किया जाए, कोई भी क्वांटिटी याद रखें इक्वल और आइडेंटिकल नहीं हो सकती। दो बॉडीज आपस में सिमिलर हो सकती हैं, वो रिजेंबल जरूर कर सकती हैं, लेकिन उनके आइडेंटिकल और इक्वल होने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। एक बड़ी मशहूर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी होगी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन जो अगर सेम ऑर्बिट के अंदर भी हों, उसके 3 क्वांटम नंबर तो सेम होंगे, लेकिन 4th क्वांटम नंबर जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं वो डिफरेंट होगा। तो देख लें, दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन हैं भी सेम ऑर्बिट के अंदर, 3 क्वांटम नंबर सेम होने से काफी हद तक रिजेंबलेंस है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर के डिफरेंट होने से मुझे बताएं उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस आए। तो मैं आपको एक्चुअल में यह बात समझाना चाह रहा हूं बेटा, क्वांटाइजेशन इज द बेसिक ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। जब तक क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी में आप क्वांटाइजेशन या डिसकंटिन्यूटी या डिस्क्रीट या डिफरेंट होने की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन है टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। होपफुली आप लोगों ने स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब स्पेक्ट्रम की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं स्पेक्ट्रम की टोटल 3 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और एक को बैंड स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है।
आज इन तीनों स्पेक्ट्रम को वन बाय वन करके जस्टिफाई करते हैं कि ये तीनों स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं, इनकी कौन कौन सी फीचर्स हैं, और इन स्पेक्ट्रम की कोई टिपिकल एग्जांपल हैं। इन बातों को वन बाय वन करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें, मैंने लिखा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। याद रखें, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिस स्पेक्ट्रम के बारे में कहा जाता है उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाली जो रेडिएशंस है ना, उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा क्लोज हैं कि वेवलेंथ के दरमियान डिफरेंशिएशन करना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। एक चीज और हम स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये बताते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक रेनबो है, आप रेनबो को डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा रेनबो के 7 कलर तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे कलर डिफ्यूज्ड होते हैं। एक कलर को दूसरे कलर से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज रेनबो के केस में कोई क्लियर कट वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। अगर तो दो चीजों के दरमियान बाउंड्री अपीयर हो जाए ना, फिर तो दो चीजों के दरमियान डिफरेंशिएशन करना प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। बट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअस तभी कहते हैं ना, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में जो आपकी रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आ रही है, या तो कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज है या कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज है। और याद रखें, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आप रीजन्स को जस्टिफाई नहीं करवा सकते। एक रीजन को दूसरे रीजन से डिफरेंशिएट करवाना, या एक कलर को दूसरे कलर से डिफरेंशिएट करवाना, या एक रेडिएशन को दूसरे रेडिएशन से डिफरेंशिएट करवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो रीजन या कलर आपस में डिफ्यूज होते हैं। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिस स्पेक्ट्रम के अंदर कोई भी क्लियर कट बाउंड्री नहीं बन रही होती, सारे के सारे कलर और रीजन्स डिफ्यूज होते हैं। इस डिफ्यूजन की होने की वजह से हम एक कलर को दूसरे कलर से डिफरेंशिएट नहीं करवा सकते, या एक रीजन को दूसरे रीजन से डिफरेंशिएट नहीं करवा सकते, या अगर करवा सकते हैं तो बहुत मुश्किल से करवा सकते हैं। तो ऐसे कहे जाने वाले स्पेक्ट्रम का मैंने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने इसकी 4-5 एग्जांपल कोट किए आपके सामने। फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया रेनबो भी जब बनती है तो रेनबो भी याद रखें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। कैसे? बिकॉज वहां पर 7 कलर तो बनते हैं, लेकिन वो सारे कलर डिफ्यूज्ड होते हैं, उनके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, तो डिफरेंशिएशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाया करता है। उसके बाद है स्पेक्ट्रम ऑफ द बीबीआर। स्टूडेंट्स, बीबीआर इज द एब्रिविएशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी नाम सुन लें। ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है वो भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। उसके अलावा आपको फिर अगले चैप्टर में एक और बताया जाएगा बीटा पार्टिकल की इमिशन। बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है तो उसका स्पेक्ट्रम भी कॉन्टिन्यूअस होता है। और उसके बाद है, और अगले चैप्टर में एक और हम बात पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को जब डिस्कस किया जाए तो वहां पर एक और एग्जांपल हमारे सामने आती है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। ये 4-5 एग्जांपल बेटा नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, इसका स्पेक्ट्रम भी कॉन्टिन्यूअस के तौर पे आता है, बिकॉज यहां पर वेवलेंथ को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहां पर रेडिएशन मिक्स्ड होती हैं, इंटरमिक्स होती हैं। उनके एक रेडिएशन को या एक कलर को दूसरे कलर से या एक रीजन को दूसरे रीजन से डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम एक और इसकी टाइप को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब मैं आपको बताऊंगा लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, हमें नाम से पता लग रहा है लाइन स्पेक्ट्रम मींस ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर बाउंड्री लाइन अपीयर होगी। अब आप डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे, सर इस बाउंड्री लाइन का पर्पस क्या है, ये बाउंड्री लाइन क्यों अपीयर होती है? ये बाउंड्री लाइन अपीयर होती है ताकि एक कलर को दूसरे कलर से डिफरेंशिएट करवाया जा सके, या एक रीजन को दूसरे रीजन से डिफरेंशिएट करवाया जा सके। तो मैं बताऊंगा आपको कॉन्टिन्यूअस के कंपैरिजन में अगर लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया जाए, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बाउंड्रीज एग्जिस्ट किया करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। उन स्पेक्ट्रल लाइंस की वजह से
हम इस काबिल होते हैं कि एक कलर को दूसरे कलर से डिफरेंशिएट करवा सकें या एक रीजन को दूसरे रीजन से डिफरेंशिएट करवाया जा सके, तो उस सूरत में लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया जाता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम वाले केस में अगर एग्जाम्पल डिस्कस करनी हो उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। तो आप अपने नॉलेज में रखिएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड टिपिकल एग्जाम्पल फॉर लाइन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स क्योंकि अभी हम लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने में एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में बहुत दफा रिपीट होता रहा है, तो वो बेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि बेटा अभी लाइन स्पेक्ट्रम की डिस्कशन आ चुकी है, तो मैं चाहूंगा बेटा आपको अभी चीज क्लियर हो जाए, ताकि एक्सरसाइज में जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके लिए मजीद आसानी हो जाए। बेटा प्रीवियस पेपर में, बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहा, हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। यानी वो पूछना चाह रहा है लाइन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स को डिफर करवा सकते हैं। ये बोर्ड के पेपर में 3 से 4 साल आ चुका है, इसको बेटा जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इधर मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 केमिकल एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई। ये 2 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है, इन दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि ये दोनों बहुत क्लोज हैं, बहुत हद तक सिमिलर हैं। मैंने आपको एक बात थोड़ी देर पहले बोली, 2 चीजों की सिमिलैरिटी और 2 चीजों की इक्वलिटी में फर्क है। अब ये 2 एलिमेंट सिमिलर हैं, लेकिन इक्वल और आइडेंटिकल कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं 2 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं, इनको मैंने डिफरेंशिएट करवाना है ऑन द बिहाफ ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब आप पूछेंगे कैसे? सुने, हमारी बुक में बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, किसी भी केमिकल एलिमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है उसके लाइन स्पेक्ट्रम के नॉलेज की बिहाफ के ऊपर। बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, दुनिया की कोई सी 2 चीजें सिमिलर हो सकती हैं, इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसका भी लाइन स्पेक्ट्रम बनाऊंगा और इसका भी लाइन स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, मैंने दोनों का लाइन स्पेक्ट्रम बनाया, मैं इस बात को फिर बाद में इन्वेस्टिगेट करूंगा, एक्स का लाइन स्पेक्ट्रम वाई के लाइन स्पेक्ट्रम से डिफर करेगा, और डिफर करना भी चाहिए क्वांटाइजेशन के रूल के मुताबिक। तो फिर मुझे यह बात कहनी पड़ेगी, एक्स और वाई केमिकल एलिमेंट्स हैं जो काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन ये इक्वल और आइडेंटिकल नहीं है। बिकॉज दोनों के जब लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया गया, तो दोनों के लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे। तो आज फिर मुझे यह बात कहनी पड़ेगी, हम किसी भी केमिकल एलिमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, बिकॉज हर केमिकल एलिमेंट का अपना अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो जब हर एलिमेंट का अपना लाइन स्पेक्ट्रम है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप लाइन स्पेक्ट्रम का नॉलेज इस्तेमाल करके किसी भी केमिकल एलिमेंट के बारे में आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसको कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक और स्पेक्ट्रम की टाइप है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम बहुत आसान है, नाम से पता लग रहा है, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर बैंड्स की फॉर्मेशन है। तो सिंपल वर्ड में हम इसको ऐसे बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम एक ऐसे स्पेक्ट्रम का नाम है जिसमें बैंड फॉर्मेट होते हैं। कब? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, जब वो एटम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो एटम के साथ इंटरेक्ट करने के दौरान जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी इमिट होंगी या आपकी एब्जॉर्ब होंगी, उस सूरत में आपका जो भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम फॉर्मेट होगा उसको बैंड स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इज वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। लास्ट में बेटा, इस लेक्चर के लास्ट में अब हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं रिगार्डिंग द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर 5 आपको पता है सीरीज होती हैं, मैं नाम आपके सामने कॉल करता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, फिर पैस्टियन सीरीज आता है, फिर बेकेट सीरीज है और आखिर में पीफेंट सीरीज है। इन सीरीज के साथ बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में कवर होते हैं बेटा, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और
इस वाले पूरे के पूरे पोर्शन को बेटा आपने एमसीक्यूज के लिए कवर करवाना है। स्टूडेंट्स, आप इस फार्मूले को गौर से देखें। ये एक वो जर्नल फार्मूला है जो स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखने से पता लग रहा है इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के बाद हम रेडिएशन की वेवलेंथ को डिस्कस करना चाहेंगे। इस फार्मूले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज इक्वल टू RH। RH स्टैंड फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ P स्क्वायर माइनस रेसिप्रोकल ऑफ N स्क्वायर। बेटा गौर से देखें, ये N और P क्या चीज है? जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, फॉर ऑल केसेस N की वैल्यू हमेशा P से होती है ग्रेटर। N स्टैंड फॉर nth एनर्जी स्टेट, P स्टैंड फॉर pth एनर्जी स्टेट। और याद रखें, nth एनर्जी स्टेट हाई एनर्जी स्टेट है, pth एनर्जी स्टेट लो एनर्जी स्टेट है। बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आए, यानी nth एनर्जी स्टेट से pth एनर्जी स्टेट की तरफ आए, उस सूरत में एनर्जी लाजमी तौर पर रेडिएट हुआ करती है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, इस फार्मूले में nth एनर्जी स्टेट, pth एनर्जी स्टेट, एमिट होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ और एक पर्टिकुलर कांस्टेंट जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इन चारों चीजों को इस फार्मूले में फॉर्मुलेट करके आपके सामने दिया गया। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम एमिट होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, RH स्टैंड फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके सामने 1.0974 इंटू 10⁷ पर मीटर विद यूनिट। तो ये इसका यूनिट है। अब बेटा मैं कुछ चीजें आपके सामने लिख रहा हूं, इन चीजों को आपने खास तौर पे देखना है। ये चीज बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में कवर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पहली जो स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे उसका नाम है लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज के लिए बेटा आपने 3 बातें जहन में रखनी है। कौन कौन सी? लाइमन सीरीज कब बनेगी? जब pth एनर्जी स्टेट की वैल्यू 1 है और nth एनर्जी स्टेट की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है, एक शॉर्टकट अपने जहन में रखें, pth एनर्जी स्टेट का मतलब है जो P की वैल्यू है ना एक्चुअल में, इसका मतलब है उस एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर P की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली अपने आप को डीएक्साइट करवाकर फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर लेकर आएगा। तो पता लगा, लाइमन सीरीज के अंदर pth एनर्जी स्टेट की वैल्यू 1 है। इट मींस कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन चाहे 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, किसी भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को फर्स्ट शेल के अंदर आके फॉल करवाना है डीएक्साइट करवाने के दौरान। और याद रखें, फॉर एमसीक्यू के लिए जो आपने बात याद रखनी है, लाइमन सीरीज जब बनती है तो वो सीरीज आपकी बनती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। और याद रखें, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जो भी सीरीज आपकी बनेगी वो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों को फॉलो किया करती है। यानी इस बात का मतलब है, लाइमन सीरीज एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और इमिसिव भी हो सकती है। ओके, अब सेकंड नंबर पे आते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर या बामर जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, बाल्मर सीरीज में pth एनर्जी स्टेट है 2 और nth एनर्जी स्टेट की वैल्यू 2 से ऊपर कोई भी हो सकती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी इसका क्या मतलब है, बाल्मर सीरीज तब बनेगी जब कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने आप को डीएक्साइट करवाने के बाद सेकंड शेल के अंदर आकर डीएक्साइट करवाए, उस सूरत में बाल्मर सीरीज बनेगी। बाल्मर सीरीज वो वाहिद सीरीज है जो विजिबल रीजन के अंदर बनती है। तभी मैंने आपके सामने लिखा, ये विजिबल रीजन के अंदर बनेगी और विजिबल रीजन में बनेगी। और जब इसको डिस्कस किया गया तो बाल्मर सीरीज का जो स्पेक्ट्रम था वो भी इमिशन स्पेक्ट्रम था। नंबर 3 पे गौर से देखिए, पैस्चन सीरीज। पैस्चन में कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली थर्ड शेल के अंदर अपने आप को गिराएगा, तभी इसकी pth एनर्जी स्टेट की वैल्यू 3 है और nth एनर्जी स्टेट की वैल्यू कोई भी हो सकती है। पैस्चन सीरीज IR स्टैंड फॉर इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है और ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम को शो करती है। और आखिर में सेकंड लास्ट नंबर पे ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में pth एनर्जी स्टेट 4 है, nth एनर्जी स्टेट 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और ये रीजन आपका बनेगा IR का, यहां पर भी इमिशन स्पेक्ट्रम है। और आखिर में बेटा हमारे सामने पी फंड सीरीज है। पी फंड सीरीज में P की वैल्यू 5 है, N की वैल्यू 6, 7, 8, 9 कोई भी हो सकती है। और
ये जो हमारा रीजन है वो IR रीजन बनेगा और इमिशन भी आपकी स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम आपका बनेगा। तो बेटा बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर है, बाल्मर सीरीज आपकी विजिबल रीजन के अंदर है, और उसके अलावा बाकी जो रेस्ट ऑफ द सीरीज हैं वो सीरीज हमेशा IR के रीजन के अंदर होती हैं। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड अगर कर लिया जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की वो सारी की सारी बातें होपफुली आपको समझ आ चुकी होंगी। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और इसको बुक से भी देखिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।